नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक इतिहास, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? ये मिला था 1746 का अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 ईस्वी में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 में। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? एक्ट 1819। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है, यानी हमारे संविधान में बहुत सी बातें 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। संविधान सभा। संविधान सभा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात पर चुने जाते थे? ये था 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाता था उस समय। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। बी आर अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। आगे देखेंगे, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहली अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये की थी, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यही थे, मैंने बता दिया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बी एन राव जी को। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति की नियुक्ति
कब की गई? 20 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान सभा का गठन किया था? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे बी एन राव जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ये तैयार हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15। संविधान की प्रारूप यानी कि मसौदा समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 में। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी जी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग शुरुआत में। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किसने किया था? ये किया था स्वराज पार्टी ने 1942 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949। सॉरी, आगे देखेंगे, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? यानी कि प्रस्तावना को। आगे देखेंगे, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र राष्ट्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता की है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 ईस्वी में। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक
गणराज्य के रूप में। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया जाता है? भारत तथा इंडिया। इंडिया दैट इज भारत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। जबकि किसका किसका है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास स्वतंत्रता, सबका है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये कहलाता है कौन सा? उद्देशिका। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, कहाँ पर की गई है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एकांतता का अधिकार। आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि न्यायपालिका को। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है? ये कहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? आर्टिकल 17। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसके आचरण का विरोध करता है? ये भी आर्टिकल 17 के माध्यम से। आगे देखिए, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन, ये भी आर्टिकल 17 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 19। भारत का संविधान अस्पृश्यता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1)(a) में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संपत्ति का अधिकार। इसको हटा करके 300(a) में रख दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बाकी प्राप्त है। आगे देखा जाए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पारसियों को। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1978 में संविधान के संशोधन 44वें संशोधन के माध्यम से इसको हटा करके आर्टिकल 300(a) में रख दिया गया है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? ये हटाया गया है संपत्ति का अधिकार, अभी बताया गया था ऊपर। आगे देखेंगे, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक।
अब ये केवल वैधानिक अधिकार रह गया है, पहले ये भी मूल अधिकार हुआ करता था। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों की संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार की सूची से निष्कासन किया गया, वह है ऑप्शन सी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को मिलाकर के पढ़ने से। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया था, ये पारित हुआ था 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी द्वारा, यानी कि भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1946 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। संविधान सॉरी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? यानी कि जनता में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।